नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस क्या होते हैं। आपने आर्टिकल 20 को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। 20 क्लॉज 1 में ये चीज मेंशन है। तो आज जानेंगे कि ये मैक्सिम जो है कहाँ से आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्यों रखा गया। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ आप @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1। 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3 हम दो अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियोस के थ्रू उनको समझ सकते हैं। देखो 20 क्लॉज 1 में ये लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा एक फंडामेंटल राइट डाला गया कि नो पर्सन, याद रखिएगा ये पर्सन्स को अवेलेबल है। तो यानी हर वो पर्सन, हर वो इंसान जो भारत के टेरिटरी में है वो इस राइट को एंजॉय कर सकता है। वो किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा अगर जब वो ऑफेंस कर रहा था, लेटेस्ट से जिस टाइम उसने ऑफेंस किया था उस समय वो एक ऑफेंस, या जब उसने वो कंडक्ट किया था या जब उसने वो एक्शन लिया था तो उस समय वो ऑफेंस नहीं था। मतलब जैसे आज मैंने कोई थेफ्ट किया, मैंने पेन चोरी किया और आज ये पेन जो है अगर इसको मैं ले जाता हूं अपने साथ तो इसको चोरी करना नहीं माना जाता। तो फिर अगर कल गवर्नमेंट एक लॉ ले आती है और ये कहती है कि 15 जून से, लेटर से 15 जून से पेन को चोरी करना एक क्राइम होगा, तभी वो क्राइम माना जाएगा और मैं उस क्राइम के लिए लाइबल या फिर मैं उस क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं माना जाऊंगा। तो याद रखिएगा कि पहली चीज ये है कि अगर आपने जिस दिन कोई एक्शन लिया है, कोई क्राइम किया है या फिर कोई भी आपका कोई भी ऐसा एक्शन है जो आगे जाके सरकार क्राइम में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन आपके करने वाले दिन ऐसा कोई लॉ नहीं था कंट्री में, तो आप उसमें नहीं बुक किए जाओगे। तो यही इसका मानना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है आफ्टर द फैक्ट। आपके उस फैक्ट के बाद अगर कोई लॉ आता है तो फिर आप उसके लिए लाइबल नहीं हो अपने एक्शन के लिए। इसी को हम कहते हैं दूसरे टर्म्स में कि रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं होती लॉस की। जब मैं बात करता हूं क्रिमिनल लॉस की, तो क्रिमिनल लॉस कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं होते। लेटेस्ट से कोई क्रिमिनल लॉ 10 जून से इंप्लीमेंटेशन में आया है तो उससे पहले 9 जून तक हुआ कोई भी ऐसा एक्शन जो 10 जून को क्रिमिनली लायबल ठहरा दिया जाएगा, 9 जून तक कोई भी पर्सन उसके लिए कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। तो यही वाली बात है कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिविटी का प्रिंसिपल भी साथ साथ आता है। तो आपको दो टर्म समझनी चाहिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी आफ्टर द फैक्ट अगर आपने कोई एक्शन लिया है, या रेट्रोस्पेक्टिविटी बैक डेट से क्रिमिनल लॉज अप्लाई नहीं हो सकते। ये इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ एक और चीज है कि बैक डेट से आप पनिशमेंट भी नहीं बढ़ा सकते। लेटर से आज मर्डर करने की पनिशमेंट 10 साल है, कल गवर्नमेंट एक लॉ ले आती है और मर्डर की पनिशमेंट मिल जाती है, हो जाती है 15 साल। किसी ने आज मर्डर किया है तो उसको भी 10 साल के अकॉर्डिंग ही बुक किया जाएगा, उसको नए लॉ में 15 साल के अकॉर्डिंग बुक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज हमें यह भी पता चलती है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी में आप पनिशमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते, बैक डेट से आप पनिशमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पनिशमेंट पे भी नहीं आएगा और क्राइम पे भी और एक्शन पे भी नहीं आएगा। क्यों लाया गया इस तरह का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल क्यों लिखा गया? देखो अपने सिटीजन्स को, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना था आर्बिट्ररी नेचर ऑफ स्टेट से। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो था उसको भी अप्लाई करना था कि भाई नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो इन्फ्रिंज होता। इसलिए हमने आर्टिकल 20 को फंडामेंटल राइट्स में इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को लिखा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 20 जो है वो सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के समय भी। तो यानी ये एक ऐसा नॉन डेरोगेबल राइट है जो हमेशा परमानेंटली आपको मिलता ही मिलता है और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है। एक चीज है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कन्विक्शन, एक डिफेंस है, कन्विक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड माना जाएगा, लेकिन ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। कोर्ट ट्रायल कर सकती है, कोई उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। तो एक कोर्ट के पास सिर्फ ट्रायल होगा, कोर्ट देखेगा कि उस पर्सन ने जो क्राइम किया था वो उस समय क्राइम था नहीं था, पनिशमेंट कितनी देनी है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली कोर्ट देखेगा कि कहीं लॉ जो है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पनिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये कहा जाता है कि इस तरह से किसी को बुक किया जा सकता है, ट्रायल उस पर बिठाया जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन उसका फाइनली नहीं होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स को देखेंगे तो अंबेडकर एंड बी एन राव जो थे वो साथ में बैठ के इस बात को डिस्कस कर रहे थे।
जब आर्टिकल 20 को ड्राफ्ट कर रहे थे तो उनके दिमाग में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 9 में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इस तरह का कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं ला सकते। तो जब हमारे आर्टिकल 20 डिजाइन किया जा रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में पूरी तरह से एक पिक्चर बनी हुई थी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उन्होंने देखा कि यूएस के सिटीजन्स कौन कौन से राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपने सिटीजन्स को और यहाँ रहने वाले लोगों को वही राइट्स देंगे। तो इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में इंसर्ट किया। साथ ही साथ अगर आप आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो वहां पे भी ये जो राइट है लोगों को, वहां के सिटीजन्स को मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के, सब जगह रेट्रोस्पेक्टिविटी में क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल सैंक्शन नहीं होंगी। साथ ही साथ जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो कराने की बात करता है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, मतलब यूके के कॉमन लॉज। अगर हम बात करें कोर्ट के जजमेंट्स की कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप आर.एस. जोशी केस में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली यही कहा है कि 20 क्लॉज 1 में एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह के ऑफेंस में चार्ज नहीं कर सकते जो ऑफेंस उसके एक्शन के बाद क्राइम बना हो। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिविटी जो है वो क्रिमिनल लॉज में अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सिविल लॉज में अप्लाई होगी? लेट अस से वोडाफोन 2011 में इंडिया में आया, उस समय सरकार ने कहा कि आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। वोडाफोन ने काम शुरू किया। 2015 में सरकार एक लॉ लेके आती है और कहती है कि 2008 के बाद जो भी कंपनीज इंडिया में आई हैं उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा 2008 से। क्या वोडाफोन यहाँ पे, या अब वोडाफोन यहाँ पे जाके इस चीज का बेनिफिट ले सकती है 20 क्लॉज 1 में? पहले तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो पर्सन्स को अवेलेबल है, राइट, कंपनीज को अवेलेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट है, इंडिविजुअल्स के लिए है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर ऐसा ही कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या उसको 20 क्लॉज 1 में प्रोटेक्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो क्रिमिनल लॉज में आपको प्रोटेक्शन देता है, सिविल लॉज में नहीं। यानी किसी भी तरह की सिविल लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिवली उसको लाया गया है। टैक्सेशन का लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिवली लाया गया है। मानिए आप 2015 से टैक्स दे रहे हैं, 20% टैक्स देते आ रहे हैं, सरकार कल एक लॉ ले आती है, कहती है जो लोग 2015 से टैक्स देना जिन्होंने शुरू किया था, अब उनको 30% टैक्स 2015 से ही देना पड़ेगा। मतलब जो 10% बैलेंस टैक्स जो उनके पास बच रहा है, बकाया है, वो भी उनको देना पड़ेगा। तो क्या आप 20 क्लॉज 1 में प्रोटेक्शन मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्योंकि याद रखिए 20 क्लॉज 1 सिविल लाइबिलिटीज के लिए नहीं है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है। हमारी यूपीएससी आईएएस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, 50% इस समय डिस्काउंट चल रहा है। प्रीलिम्स पास में आ रहा है 2021 के लिए, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको जरूर परचेज कीजिए। इनको आप परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट studyIQ.com या फिर हमारे ऐप से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और बहुत सारे मैं केसेस लाता रहूंगा, बहुत सारे मैगजीन्स हम डिस्कस करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।